गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम फर्स्ट क्लास, मस्त, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज जो है एक नए क्वेश्चन के साथ, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बायो-सेवर्ट का नियम। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये भी हर बार या तो एक बार गैप करके अगले साल ये आता रहता है। तो आप इसे चेक कर लेंगे कि बायो-सेवर्ट का नियम कैसे पूछा जा रहा है। तो बार बार पूछा जा रहा है, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप बहुत ध्यान से देखिए। एक बात। दूसरी बात, आज हम बायो-सेवर्ट के नियम पे चर्चा करेंगे, और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको बायो-सेवर्ट का नियम याद नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने जो प्रयोग किए, एक वैज्ञानिक थे बायो, एक वैज्ञानिक थे सेवर्ट, दोनों लोगों ने जो मिलकर के प्रयोग किए, उसका रिजल्ट हम लोग यहाँ देखेंगे। और ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सारा कुछ आप जानते हैं। तो कैसे जानते हैं, अभी आप स्वयं बताएंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ छोटी छोटी बातें जान लीजिएगा, उसके बाद आप खुद बता देंगे कि ये बायो-सेवर्ट का नियम है, और आज के बाद आप कभी इसे भूलने वाले नहीं हैं। देखिएगा, बायो-सेवर्ट का नियम। तो ये है बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम थोड़ा सा आप देखिए। एक हम लोगों ने वायर लिया है, ये एक तार है, एक हमने बहुत ही पतला तार लिया हुआ है, और इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित कर दी है। वैद्युत धारा, तो वैद्युत धारा प्रवाहित करने की वजह से इस तार के अगल बगल में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जैसे चुंबक से वैद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है, उसी प्रकार वैद्युत धारा से चुंबक भी बन सकती है। चुंबक अगर बनेगी तो चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो उसका पता लगाना है। सिर्फ इतनी सी बात है कि एक पतले लंबे तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करनी है, और उसकी वजह से हमें इसके चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाना है, कहाँ है और कितना है। देख लेते हैं। एक पॉइंट हम लोग यहाँ ले लेते हैं, कोई P बिंदु यहाँ ले लेते हैं, और हमें यहाँ पर वैद्युत धारा की वजह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाना है। तो देखिएगा, प्रोसेस क्या अपनाते हैं। इस तार का एक बहुत छोटा टुकड़ा ले लेते हैं, DL। बहुत छोटा सा टुकड़ा DL ले लेते हैं, और देखते हैं, पहले चेक करते हैं कि इस छोटे टुकड़े की वजह से वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ इस पॉइंट P पर, तो यहाँ से हम लोग एक सीधी लाइन खींच लेते हैं यहाँ तक, और ये दूरी जो है वो R हो जाती है। यानी जहाँ से आप, जिस बिंदु से आपको लेके चलना है और जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो उसकी बीच की दूरी हम लोगों ने R ले ली। ठीक है। अब ये बताइए, ये छोटा सा टुकड़ा है, बिल्कुल वायर का बहुत छोटा सा टुकड़ा, तो इसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी तो छोटा सा ही होगा। ठीक है, dB उसे लिख लेते हैं। ये देखिए, D का मतलब है अनंत रूप से छोटा सा टुकड़ा, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल बोलते हैं उसको, बहुत छोटा टुकड़ा हम लोग ले लेते हैं। अब देखिएगा, अब आप हमें ये बताइए कि ये जो dB है, ये जो वैद्युत क्षेत्र है, अगर हम इस तार में वैद्युत धारा बहा दें, और धारा की मात्रा 2 एम्पियर से 4 एम्पियर कर दें, 4 से 12 एम्पियर कर दें, यानी धारा बढ़ा दें, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा कि घटेगा? आप खुद बताइए। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, तो इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती है। धारा अगर बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, धारा अगर कम कर दें तो चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। ठीक है, एक बात आप जान गए, और आप पहले से जानते हैं। ठीक, देखिए, फिर हमें एक बात और बताइए
कि ये जो छोटा सा टुकड़ा आपने लिया है डीएल, बहुत छोटा सा, अगर इसकी लंबाई बढ़ा दें, यानी बड़ा टुकड़ा ले लें और भी बड़ा टुकड़ा ले लें, तो टुकड़े की लंबाई बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़े। इसका मतलब ये जो डीएल लिया है इसकी लंबाई बढ़ा दे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। जो चीज़ें बढ़ती हैं वो समानुपाती होती हैं एक दूसरे से, और जो घटती हैं यानी कि जिनका उल्टा रिश्ता होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। ठीक है, देख लेते हैं। दूसरा एक बात और बताइए आप हमें, इसी पर प्रयोग करते हैं। ये तार जो है हमने सीधा कर लिया, देखिए सीधा तार है। अब हमें आप पहले से तो ये जान लीजिए कि ये बीच में थीटा कोण है, इस आर वेक्टर और ये डीएल वेक्टर के बीच का कोण थीटा है। अब देखिए ये तार लिया, इस पर हमने एक धनुष बना लिया। धनुष बना लेते हैं, एक ऐसे बना लेते हैं, ऐसे। ये तार इस पे यहाँ बांध दिया। अब हमें ये बताओ कि धनुष में जब हम तीर लगाते हैं तो तीर तिरछा लगा दें, ऐसे लगा दें, ऐसे लगा दें, कि तीर सीधा लगा दें? बताइए कौन सा तीर बढ़िया चलेगा, ज़्यादा स्पीड जिसकी होगी? तो आप सब जानते हैं कि अगर हम सीधा तीर लगाएंगे तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और बढ़िया सही निशाने पर जाएगा। फिर थोड़ा सा देखिए, यहाँ देखिए थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ थीटा 0 डिग्री। अब देखो थीटा बढ़ता जा रहा है, थीटा बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, और यहाँ हो गया थीटा 90 डिग्री। अब फिर थीटा घटने लगेगा, यानी रिवर्स में चलने लगेंगे हम। अगर थीटा बढ़ाएंगे भी तो भी मान तो घटेगा ही। अब आप यहाँ देख लीजिए, फिर से देखिए थीटा का मान 0 डिग्री, फिर थोड़ा सा बढ़ा 45 हो गया, और यहाँ आते आते 90 हो गया। अगर यहाँ पर अगर हम ये तीर रख दें, या यहाँ कहीं कहीं भी आप रख लीजिए, क्या इतना बढ़िया तीर चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो ठीक है, अब एक बात आती है साइन थीटा और एक बात आती है कास थीटा। इतना तो आप जान ही गए हैं कि इधर को 90 डिग्री तरफ ले आइए तो थीटा जब यहाँ से इधर को बढ़ाते जाएंगे, इस तरफ से ऐसे बढ़ाते जाएंगे 90 तक, तो वैद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा। वैद्युत क्षेत्र, माफ कीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा। देखिए कैसे, जब आपने तीर तिरछा लगाया ऐसे, तो ये कितनी दूरी तय कर पाएगा? थोड़ी ही तो दूरी तय कर पाएगा। जो सीधे लगाएंगे तो ये काफ़ी दूर जाएगा, यानी इसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा दूर तक होगा, क्षेत्र ज़्यादा प्रभावी होगा। तो जब आपने तीर सीधा लगाया तो वैद्युत क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होनी चाहिए। अब होगी कैसे, ये देख लीजिए। साइन का मान 0 से लेकर के 90 डिग्री तक बढ़ता जाता है। 0 डिग्री पर साइन 0 होता, 90 पर 1 हो जाता है, यानी मैक्सिमम हो जाता है। कास में जरा देख लीजिए, 0 पर वो 1 होता है और 90 पर 0 हो जाता है, यानी घटता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात आप ये बताइए कि ये जो मान आपने इधर थीटा लिया है इसका, तो थीटा ये है। अब इस एलिमेंट के जब दो टुकड़े करते हैं तो ऊपर वाला कास थीटा और नीचे वाला साइन थीटा हो जाता है। जहाँ थीटा दिया होगा, ऐसे समझ लीजिए आप, बेसिक समझ लीजिए थोड़ा सा। ये कोई वेक्टर है, अगर हमें ये थीटा दिया है तो ये वाला टुकड़ा कास थीटा और ये वाला साइन थीटा हो जाता है, जहाँ थीटा नहीं गिवन है। अब यहाँ ये थीटा ऊपर दे रखा है, ये देखिए, ये नहीं है तो ये साइन थीटा हो जाएगा। एक पहचान ये भी हो गई। इसके मतलब डीबी समानुपाती साइन थीटा, कास थीटा नहीं। यानी इसका थीटा यहाँ 0 से 90 तक बढ़ा ले आए थे, तो जो है चुंबकीय क्षेत्र बढ़ गया था। एक बात। दूसरी अब हमें बताइए, फिर से वापस आ जाइए, इस धनुष को हटा दीजिए, यहाँ से वापस आ जाइए। हमें ये बताइए, ये दूरी r है, इस दूरी को हम बढ़ा दें, कहीं बिंदु यहाँ दूर ले जाके यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, तो जितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ नज़दीक पर थी, क्या उतनी ही इतनी दूर पर होगी? नहीं होगी। आप दूरी बढ़ाते जाइए,
चुंबकीय क्षेत्र घटता जाएगा। कोई चुंबक आप ले लें और लोहे का टुकड़ा उसके पास ले आएं तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा कि उसको टुकड़े को दूर ले जाएं तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा। अगर लोहे के टुकड़े को दूर ले गए तो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव ही नहीं रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र घटता जाएगा। तो यहाँ जो इस विद्युत धारा की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इसकी दूरी बढ़ती जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र घटता जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जब दूरी बढ़ रही है तो चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है, इसके मतलब इनका उल्टा रिश्ता है, आर से उल्टा रिश्ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर दूरी 2 गुनी बढ़ाई तो 4 गुनी चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा, और दूरी अगर 4 गुना घटाया तो 16 गुना चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा। इसका मतलब आर का स्क्वायर रहेगा, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब इतनी बातें आप धीरे धीरे जान गए हैं और सारी बातें आप समझते हैं कि विद्युत करंट बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, अगर तार की लंबाई बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। साइन थीटा में थीटा के समानुपाती होगा, क्योंकि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। यहाँ आइए, यहाँ अगर बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा। अब इन चारों बातों को एक साथ मेंशन कर लेते हैं। देखिए, डीबी यानी चुंबकीय क्षेत्र बराबर, बराबर पहले समानुपाती ही लिख लेते हैं। देखो, आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे एक कांस्टेंट आ जाएगा म्यू अपान 4 पाई, फिर आ जाएगा आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु पर जो कि एक धारावाही चालक से कुछ दूरी पर स्थित है। इस धारावाही चालक में विद्युत यानी इलेक्ट्रिक करंट बह रही है, जिसके कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। यहाँ जो म्यू नॉट होता है ये है चुंबकशीलता। चुंबकशीलता किसकी चुंबकशीलता है? निर्वात या वायु की, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता है। और म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान इतना होता है। तो ये आंकिक मान है, जब हम कभी सॉल्व करेंगे इस पे न्यूमेरिकल करेंगे तो आंकिक मान यहाँ रख देंगे। तो अब हमें ये बताइए, क्या इसमें कुछ ऐसा था कि जो आपको समझ नहीं आया हो? कोई ऐसी बात आपको मिली कि जो समझने लायक न हो? और ये सिर्फ यही बात बायो-सेवर्ट लोगों ने बताई थी, तो ये बायो-सेवर्ट का नियम हो गया। अब हम अगली बार देखेंगे कि बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ करने हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और हो सके तो कई बार रिपीट कर लें ताकि आपको याद हो जाए। और बहुत जल्दी में देखना हो तो स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से भी इसे देख सकते हैं। लेकिन अभी आपके पास इतना समय है बोर्ड पेपर से पहले कि इसे आप कई बार देख सकते हैं। बहुत कम समय के छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, बहुत जल्दी जल्दी आप उन्हें देख लेंगे। एक बार में बिल्कुल अगर समझ आ रहा तो 2-3 बार में बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। और आपके फ़ायदे के लिए बायो-सेवर्ट का नियम बार बार पूछा ही जाता है, आपसे हर बार पूछा ही जाता है। तो इसे लर्न कर लीजिए और अच्छे से पेपर में इसे मेंशन कर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश कीजिए कि अपने फ्रेंड्स को भी चैनलाइज कर लीजिए, उन्हें भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो, वो भी चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।